नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। और अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्लस ऐप के द्वारा 1 करोड़ लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यह निर्णय योजना को पारदर्शी बनाने के लिए लिया है। लाभार्थियों की आय और भूमि स्वामित्व जैसे कारकों की जांच की जाएगी, ताकि केवल पात्र लोगों को ही योजना का लाभ मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस दावे को कांग्रेस ने खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद की मरम्मत सरकारी फंड से करवाना चाहते थे। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि नेहरू धार्मिक कार्यों के लिए सरकारी पैसे के इस्तेमाल के खिलाफ थे और सोमनाथ मंदिर के लिए भी उन्होंने ऐसा करने से मना किया था। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में दिल्ली के 6 बड़े अस्पतालों में श्वसन संबंधी बीमारियों के 2 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इससे अस्पतालों पर भारी दबाव है। सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों की सूची बनाएं और उसको कमिश्नर और आईजी को सौंपे। मुख्यमंत्री ने सभी कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, जिसके पहले 2 दिन विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रहे। विपक्ष ने सर और संचार साथी ऐप जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा, जिससे लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। यह सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2 दिवसीय भारत दौरे पर दुनिया की नजर है। इस दौरे से पहले यूके, फ्रांस और जर्मनी के राजदूतों ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन की आलोचना करते हुए बयान दिया, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। गुजरात के भावनगर में काला नाला इलाके की एक पैथोलॉजी लैब में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों ने मिलकर बच्चों और बुजुर्गों समेत सभी मरीजों को सुरक्षित निकाला। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत रूस के व्यापार को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा सहयोग बढ़ाना और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच FTA पर भी बातचीत चल रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर में सैन्य अभ्यास के दौरान एक टैंक डूब गया, जिसमें एक सैनिक की मौत हो गई। टैंक नहर पार करते समय बीच में फंस गया। एक सैनिक तो बच गया, लेकिन दूसरा अंदर ही रह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव को बाहर निकाल लिया गया है। भारत सरकार ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सभी मैसेजिंग ऐप के लिए सिम बाइंडिंग अनिवार्य कर दी है। अगले 90 दिनों में लागू होने वाले इस नियम के तहत यदि किसी डिवाइस में सिम नहीं होगा तो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ऐप हर 6 घंटे में सिम की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए ऑटोमेटिक लॉगिन करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी INS अरिदमन जल्द ही नौसेना में शामिल होगी। यह भारत के परमाणु त्रिकोण को मजबूत करेगी। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की आक्रामक कार्रवाई ने पाकिस्तानी नौसेना को व्यस्त रखा और युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने 8 राज्यों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं दक्षिण भारत में दितवाह तूफान कमजोर पड़ गया है, लेकिन तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा में S-400 की अतिरिक्त यूनिट और S-500 खरीदने पर बात हो सकती है। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में 300 किमी दूर से पाकिस्तानी अवाक्स विमान मार गिराया था। S-500 S-400 से अधिक ऊंचाई और दूरी तक मार करने में सक्षम है। साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। यह सामरिक खतरों से निपटने के लिए बेहतर है।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने न्यू इंडियन मैरीटाइम डॉक्ट्रिन का अनावरण किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ाना है। नए सिद्धांत में युद्ध नहीं, शांति नहीं को संघर्ष क्षेत्र का आयाम माना गया है। यह 2025 की रणनीतियों के लिए आधार तैयार करता है और नौसेना की भूमिकाओं को परिभाषित करता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और यह नाम हटाने की प्रक्रिया है। खेड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगा है और कहा कि वोट का अधिकार लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण हथियार है जिसे छीना नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए 1986 के कानून की व्याख्या में समानता, गरिमा और स्वायत्तता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व पति को शादी के समय दिए गए सामान लौटाने से छूट दी गई। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव आ रहा है। अब रोबोटिक सर्जरी सरकारी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में किडनी और यूरोलॉजी रोगों के इलाज के लिए एक नई यूनिट बनाई जा रही है। एम्स भी दा विंचीज रोबोटिक सिस्टम स्थापित करेगा जिससे इलाज का समय कम होगा और मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। अब मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोलकाता पुलिस अपनी पुरानी .303 राइफलों को बदलकर त्रिची असॉल्ट राइफलें शामिल करेगी जो AK-47 का आधुनिक संस्करण है। हल्की और सटीक ये राइफलें पुलिसिंग की जरूरतों को पूरा करती हैं। BSF और CRPF जैसे बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली त्रिची असॉल्ट राइफलें छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा भी खरीदी गई हैं। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश और वंगलापुड़ी अनिता ने गृह मंत्री अमित शाह को चक्रवात मोंथा से हुए नुकसान की रिपोर्ट सौंपी। इस चक्रवात से राज्य को 352 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और 109 गांव बारांकारी प्रभावित हुए। मंत्रियों ने केंद्र से तत्काल सहायता की मांग की और राज्य सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों की जानकारी दी। सांसदों ने भी पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त समर्थन की अपील की। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना में गलत तरीके से लाभ लेने वाले किसानों से 416.75 करोड़ रुपए वसूले हैं। सरकार ने राज्यों को आयकरदाता और सरकारी कर्मचारियों से पैसे वापस लेने का निर्देश दिया है। फरवरी 2019 से अब तक 4.09 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जा चुके हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जैसे कि डेटा मिलान और eKYC अनिवार्य करना। सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले वे अवैध रूप से घुसते हैं और फिर अधिकारों की मांग करते हैं। कोर्ट ने रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी के मामले में सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या ऐसे लोगों का स्वागत किया जाना चाहिए, जबकि भारत में पहले से ही बहुत गरीब लोग हैं जिनके अपने अधिकार हैं। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सख्त हो गया है। पराली जलाने की घटनाओं में कमी के बावजूद प्रदूषण कम न होने पर मंत्रालय चिंतित है। अब जमीनी स्तर पर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी न हो देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले दोनों देश व्यापार और रक्षा सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं। भारत का मुख्य लक्ष्य व्यापार घाटे को कम करना है, जबकि रूस सुखोई 57 और S-400 मिसाइल सिस्टम की बिक्री पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रूस छोटे परमाणु रिएक्टरों के लिए तकनीक देने को भी तैयार है। दोनों देश ऊर्जा व्यापार को बाहरी दबाव से बचाने के लिए व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहे हैं। भारत सरकार जल्द ही भारत टैक्सी ऐप लॉन्च करने जा रही है जिसका उद्देश्य कैब और टैक्सी ड्राइवरों को निजी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करना है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि यह ऐप दिसंबर से शुरू होने की उम्मीद है और इसमें 0 कमीशन मॉडल लागू होगा। मंगलवार को कई एयरपोर्ट्स पर चेक इन सिस्टम में अचानक गड़बड़ी आने से फ्लाइट्स में देरी हुई। एयर इंडिया ने बताया कि यह समस्या थर्ड पार्टी सिस्टम में खराबी के कारण हुई। एयरलाइन ने यात्रियों को एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले फ्लाइट्स स्टेटस चेक करने और अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। सिस्टम धीरे धीरे ठीक हो रहा है। एयर इंडिया के विमान में सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है, जिसके बाद DGCA ने एयर इंडिया के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। एयर इंडिया के A320 विमान ने एयरवर्थनेस रिव्यू सर्टिफिकेट ARC के नियमों का उल्लंघन किया। DGCA ने संबंधित कर्मचारियों को हटा दिया है और जांच शुरू कर दी है।
अमेरिका द्वारा रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत के तेल आयात पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखेगा, लेकिन गैर प्रतिबंधित कंपनियों के माध्यम से अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देगा और रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। इसके साथ ही भारत मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों से तेल खरीदकर आपूर्ति में विविधता लाने का प्रयास करेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया है कि श्रीलंका को मानवीय सहायता लेकर जा रहे विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी गई। मंत्रालय ने इसे बेतुका और भारत विरोधी झूठ बताया। भारत ने कहा कि बड़ार भारत में इकना को अनुमति तुरंत दी गई थी और पाकिस्तान गलत प्रचार कर रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि हवाई क्षेत्र के निर्णय तकनीकी और सुरक्षा मानकों पर आधारित होते हैं। एयर इंडिया में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक एयरबस A320 नियो विमान को बिना वैध एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट के उड़ाया गया। DGCA की जांच के बाद एयर इंडिया ने एक इंजीनियर को निलंबित कर दिया है और पायलटों पर कार्रवाई के लिए कमेटी बनाई है। विमान ने कई वाणिज्यिक उड़ानें भरी, जबकि उसका आर्क समाप्त हो चुका था।